जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाई बहनों, इस बार भी हम नई जानकारियां लेकर आए हैं कृषि संबंधित, जिससे आप अपनी कृषि को और बढ़ावा दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में समेकित कृषि प्रणाली के विकास के लिए चलाई जा रही है NMSA योजना। किचन गार्डन में मौसमी सब्जियों के लिए बनाए अलग जगह। आलू की कोड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है बिरसा पोटैटो डिगर। NMSA योजना राज्य के कृषि निदेशालय द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाते हैं। इस योजना द्वारा ऐसे किसान जो समेकित कृषि प्रणाली अपनाना चाहते हैं, उनका चयन कर उन्हें आवश्यक कृषि उपादानों के लिए अनुदान दिया जाता है। राज्य में किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में एक प्रमुख योजना है NMSA योजना। यह योजना कृषि निदेशालय की ओर से चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत राज्य में समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसमें चयनित किसान को कृषि फसलों के उपादान, ग्रीन हाउस के निर्माण, मधुमक्खी पालन और जल एवं मिट्टी संरक्षण से संबंधित कार्यों के लिए अनुदान दिया जाता है। गृह वाटिका, जिसे हम किचन गार्डन भी कहते हैं, इस वाटिका में हम अपने पसंद की फल, सब्जियां इत्यादि लगाकर अच्छी गुणवत्ता युक्त फल और सब्जी प्राप्त कर सकते हैं और अपने पूरे परिवार को पौष्टिक भोजन दे सकते हैं। इस किचन गार्डन से और लाभ कैसे प्राप्त करें, इसकी जानकारी के लिए हम आपको मिलवाते हैं कृषि विशेषज्ञ से। जो किसान बहनें गृह वाटिका या किचन गार्डन लगाना चाहती है, उनका विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि जो भी किचन गार्डन के लिए जो ज़मीन या इस्तेमाल कर रही है, उनको पूरे एक मौसम के अनुसार उसका विभाजन कर ले और उन पे मेढ़ों पे पत्तेदार सब्जियां या जड़ वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें और बाकी जगह पे जो है वो आप असामान्य रूप से जो सब्जी लगाती हैं उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। बेबी कॉर्न आजकल बहुत प्रचलन में है। यह स्वादिष्ट होने के साथ ही पौष्टिक भी होता है, इसलिए बाजार में, रेस्तरां और होटलों में बेबी कॉर्न की बहुत मांग है। इसकी खेती कर किसान अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बेबी कॉर्न के बेहतर उत्पादन के लिए किसान FSHM 2, 3 और 5, गंगा 11 और US 80 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। बेबी कॉर्न एक बहुत ही लाभप्रद फसल है। बुआई से 45 से 50 दिनों में बेबी कॉर्न तैयार हो जाता है तथा इसकी पैदावार 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। बेबी कॉर्न की अच्छी उपज पाने के लिए कृषक FSHM 2, 3 और 5, गंगा 11 और US 80 नामक बेबी कॉर्न के उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं। स्वस्थ, गुणवत्ता युक्त और पौष्टिक फसल हमें तभी प्राप्त हो सकते हैं जब लगाए जाने वाले फसल के बिचड़े स्वस्थ और रोग रहित हों। खेत से आलू के कंद को सुरक्षित कोड़कर निकालने के लिए किसान बिरसा पोटैटो डिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण एक दिन में लगभग 60 से 70 डिसमिल खेत में लगे आलू की कोड़ाई कर सकता है। इस उपकरण को बिरसा पोटैटो डिगर कहते हैं। इसे आलू की सुरक्षित कोड़ाई के लिए तैयार किया गया है। इस उपकरण द्वारा आलू की कोड़ाई करने पर कंद कटते छटते नहीं और सुरक्षित जमीन से बाहर आ जाते हैं। इसकी कार्य क्षमता 70 डेसिमल प्रति दिन है, जिस कारण इस उपकरण द्वारा समय और मजदूरी की भी बचत होती है। बिरसा पोटैटो डिगर को प्राप्त करने के लिए किसान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कृषि समाचारों में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की। तो आइए ऐसे ही एक किसान से मिलते हैं और उनके जीवन से लेते हैं सफलता के कुछ सबक। पहले मेरे पिताजी पारंपरिक ढंग से खेती करते थे। अब हम लोग नया आधुनिक ढंग से खेती करते हैं। हम प्लांडू से ट्रेनिंग लिए हैं, KVK से जुड़े हुए हैं, KVK से ट्रेनिंग लिए हुए हैं और अब नया तरीका से जो खेती कर रहे हैं, इससे हम लोग का ज़्यादा बेनिफिट होता है और कम लागत भी लगता है।
कम लागत से ज़्यादा फायदा होता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 27, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 30, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 29, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 29, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग अधिकतम 28, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में पिछले कुछ समय से चली आ रही तेजी फिलहाल बरकरार है। मूल्यविदों के अनुसार अनाजों के भावों में अभी स्थिरता रहेगी। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के भावों में तेजी का रुख है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पे नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मध्यम न्यूनतम 2500, अधिकतम 3100 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 3000, अधिकतम 4500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600, अधिकतम 2000 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 10,200, अधिकतम 11,400 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 8,000, अधिकतम 8,600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 4,800, अधिकतम 5,100 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 9,150, अधिकतम 10,100 रुपए। आलू न्यूनतम 1,350, अधिकतम 1,800 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1,600, अधिकतम 2,000 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। जानकारियों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। किसान भाई बहनों, जो किसान भाई बहन पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें ज़रूरी होती है कि वर्षा ऋतु में उनकी खान पान की सही से देखरेख की जाए। चलिए आज हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे अब हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर डी राय से, जो हमें बताएंगे कि वर्षा ऋतु में पशुओं की खान पान और समुचित देखभाल किस तरह से की जाए। रोजमर्रा की जिंदगी में किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, जो उनके आर्थिक आमदनी बढ़ाने का एक मुख्य स्रोत भी होता है। पशुधन से दूध व मांस की प्राप्ति होती है, जिसका विक्रय कर होने वाली आमदनी से अपना रहन सहन ठीक रखते हैं। पशुओं में मुख्यतः गाय, बकरी, सूकर का व्यवसाय आज बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। सरकार के द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण के बल पर पशुपालक इनका पालन कर रहे हैं। प्रशिक्षण में पशुओं की देखभाल से संबंधित सारी जानकारी उन्हें प्रदान की जाती है। पशुओं का रखरखाव, खान पान एवं टीकाकरण की जानकारी मुख्य रूप से दी जाती है। मौसम परिवर्तन के समय पशुओं का ठीक ढंग से देखभाल न किया जाए तो उनमें प्रतिकूल असर दिखना शुरू हो जाता है। अतः पशु चिकित्सकों द्वारा दिए गए कुछ खास सावधानियों को बरतने से हम पशुओं में होने वाले प्रतिकूल असर को खत्म कर सकते हैं, जिससे हमारे पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अक्सर वातावरण में नमी बढ़ने से पशुओं में कुछ खास लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे पशुओं का तापमान बढ़ जाता है, पशु बेचैन रहने लगते हैं और खाना पीना कम कर देते हैं। यह स्थिति तब आती है जब वातावरण का तापमान 35 से 37 डिग्री हो जाता है।
ऐसे में पशुओं में ज्यादा संभावना होती है जीवाणु जनित रोग होने की। गर्मी काफ़ी पड़ रही है, इसके बाद बरसात आने वाला है, तो ये दो चीज़ का संयुक्त जो है ना ये निवेश हो जाता है, गर्मी और नमी की। तो ऐसे स्थिति में जो है काफ़ी ये मौसम पशु पक्षी के लिए काफ़ी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि नमी भी हाई हो जाता है और तापमान भी अधिक हो जाता है। वैसे स्थिति में पशु जो है ना काफ़ी बेचैन वगैरह हो जाती है सब, उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बाढ़ बियात पर भी जो है ना बुरा प्रभाव पड़ता है। पशु को जो है अपने पशु को पशुशाला में जो है काफ़ी साफ़ सुथरा करके हवादार करके उसको रखे, जिससे कि पशु को किसी तरह की परेशानी वगैरह नहीं हो। इससे जो है ना काफ़ी पशु स्वस्थ रहेंगे। और इसके साथ साथ इस मौसम में जो बताया अभी आपको कि तापमान भी अधिक है और नमी भी ज़्यादा है, जैसा कि कुछ बरसात में 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ जीवाणु जनित बीमारी होते हैं बरसात के दिन में। जीवाणु जनित रोगों में मुख्यतः एंथ्रेक्स एवं गलाघोटू रोग प्रमुख हैं, जो बरसात के समय तापमान बढ़ने से पशुओं में लगते हैं। ऐसे स्थिति में पशुपालकों को पशुशाला साफ सुथरा एवं हवादार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इन रोगों के होने पर पशुओं में कुछ खास लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे पशुओं के शरीर का तापमान 106 से 108 फ़ारेनहाइट हो जाना, एकाएक जमीन पर गिर जाना और थोड़ी ही देर में मर जाना, एवं शरीर के प्राकृतिक छिद्रों से काला रंग का झाग युक्त खून आना। ये सारे लक्षण एंथ्रेक्स रोग के हैं। चूंकि इसके जीवाणु बहुत ताकतवर होते हैं, अतः लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना आवश्यक हो जाता है। एंथ्रेक्स जिसको पिलबढ़वा भी कहते हैं या पीलिया रोग भी कहते हैं, यह जीवाणु जनित बीमारी होता है बरसात के दिन में। वही 35 से 37 डिग्री पर इसके जीवाणु काफ़ी तेज़ी से फैलता है और पशु में जो है ना चढ़ने वगैरह जाती है सब, या जिस स्थान पर पिछले साल हुआ है उसी स्थान पर फिर इसी मौसम में दोबारा होता है। बहुत खतरनाक बीमारी होता है। तो ये जीवाणु जनित इसके जीवाणु बहुत ताकतवर होते हैं। इतना इसका बीजाणु ताकतवर होता है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर एक ही मिनट में जो है लाखों संख्या में पैदा कर देते हैं और काफ़ी जो है ना हवा में तैरने लगते हैं। पशु या मनुष्य में भी जो है ना इस जीवाणु का प्रकोप होता है। तो इस बरसात के दिन में आपके गाय भैंस जो काले धन होते हैं उसमें ज़्यादा इसका प्रकोप होता है, या अन्य पशु में भी होता है, लेकिन ये गाय या भैंस वगैरह में जो है ना काफ़ी इसका प्रकोप होता है। राय साहब, ये जो जीवाणु जनित रोग है तो इसका प्रकोप होता है, तो इसका लक्षण क्या होता है? मवेशियों में इसकी पहचान किस? रोग से ग्रसित पशु में बहुत तापमान माने शरीर का अधिक तापमान 106 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। खाना पीना छोड़ देती है सब और बेचैन हो जाती है। कुछ ही मिनटों में जो है ये पशु जो है धराम से ज़मीन पर गिर जाती है सब, छटपटाने लगती है, उसके बाद जो है मर जाती है। यह बीमारी अधिकांशतः जो है अति तीव्र अवस्था में होता है। तो अति तीव्र अवस्था में कोई विशेष लक्षण नहीं दिखाई देगा। भला चंगा पशु जो है ना जुगाली कर रही है और अचानक धराम से ज़मीन पर गिर जाएगी, छटपटाएगी, उसके बाद जो है उसके प्राकृतिक छिद्र जो है नाक मुंह या मलमूत्र मार्ग, इससे जो है झाग युक्त काले रंग का ये रक्त निकलने लगता है जो जमता नहीं है। इसकी विशेषता यही होती है और ये इस पशु जो है मर जाता है। इसके एक और ये स्थानिक रोग होता है। स्थानिक रोग का मतलब होगा कि जिस स्थान पर जिस मौसम में होता है उसी स्थान पर उसी मौसम में लगातार 3-4 वर्ष तक होते रहता है। तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। टीका लगाने के बाद जो है 15 दिन समय लगता है प्रतिरोधी क्षमता आने में। तो अभी बरसात शुरू नहीं हुआ है। बरसात शुरू होने के पहले जो है अपने पशु को एंथ्रेक्स स्पोर्ट टीका आता है। सरकार की तरफ से भी जो है ना इसकी आपूर्ति की गई है। पूरे झारखंड राज्य में प्रखंड में भी जो है ना वो सब टीका उपलब्ध है। तो अपने गांव में टीकाकरण की शिविर लगवाकर सभी पशुओं को जो है एंथ्रेक्स स्पोर्ट टीका लगवा दे, जिससे कि इस बीमारी से बचाव हो सके। आमतौर पर पशुओं में जब बुखार, खाना पीना न खाना, गला के नीचे सूजन, मुंह से लगातार लार आना, खूनी दस्त का होना, ये सारे लक्षण गलाघोटू रोग के होते हैं। ऐसी स्थिति में पशुपालकों को अपने पशुओं का खास ध्यान देना चाहिए। हमारे पशुधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
इसलिए पशु चिकित्सकों द्वारा दिए गए सलाह पर समय समय पर टीकाकरण करवाते रहना चाहिए, जिससे इन रोगों से हम अपने पशुओं को बचा सकें। इन्हीं सब बातों का ख्याल रख मौसम परिवर्तन में हम अपने पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं। गला घोटू हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया बोलते हैं या ये HS भी बोलते हैं। तो गला घोटू भी जो है जानलेवा बीमारी होता है, ये भी जीवाणु जनित बीमारी है और बरसात के दिन में ही होता है। ये भी जो है स्थानिक रोग होता है और ये इसके जीवाणु 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पर काफ़ी तेज़ी से फैलता है। इसमें इसका 3 रूप होता है। ये गला घोटू रोग का 3 रूप होता है। तीनों में जो है ना कॉमन कुछ होता है इस तरह का आमतौर पर कि बुखार तो होता ही है, शरीर का तापमान 106 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, खाना पीना पशु बंद कर देती है, श्वास गति तेज़ हो जाती है। इसके अलावा जो है एक रूप जो जिसको सोथ रूप बोलते हैं, गला के नीचे गलकंबल वगैरह जो है गर्म दर्द युक्त सूजन हो जाती है और पशु को श्वास लेने में दिक्कत होने के कारण जीभ जो है बाहर निकाल देती है, मुंह से लाड़ गिरने लगता है, घर घर की आवाज़ होती है और 1-2 दिन में पशु की मृत्यु हो जाती है। गला घोटू सीरम टीका एंटी गला घोटू सीरम यदि उपलब्ध है तो उसका जो है 100 से 150 ml अंतःसीरा दिया जाता है और इसके साथ साथ जो है ना एंटीबायोटिक दिया जाता है। अन्यथा आपके पशु को गारंटी नहीं है कि बचेगी, इसलिए जो है इसका ये टीका आप लगवा लें। इसका एक ही रूप हम आपको बताए गला घोटू का। दूसरा रूप बताने जा रहे थे कि ये आंत्र सोथ होता है, उसमें मैंने आंत्र में होने पर पतला दस्त के साथ खून आता है। बुखार तो रहता ही है, कॉमन है सब में, तो पतला दस्त के साथ खून आता है, रक्त आता है और उसके बाद जो है पशु जो है 1-2 दिन में मर जाती है। ये दूसरा रूप हुआ। तीसरा रूप में निमोनिया रूप, आंशिक रूप जिसको बोलते हैं, निमोनिया रूप जो रहता है उसमें पशु को बुखार तो रहता ही है, खाना पीना सब बंद कर देती है, लेकिन लंबी लंबी श्वास, गहरी श्वास जो है ना पशु लेते रहती है और उसके बाद 1-2 दिन में मर जाती है। तो ये 3 रूप जो है ना गला घोटू का होता है। तो इससे बचाव के लिए जो है किसान भाई अपने पशु को जो है गला घोटू रोग से बचाव का टीका जो है लगवा दे। तो आपने तो जानकारी ले ली कि पशुओं की किस तरह से देखभाल की जाए, किस तरह से उसकी खान पान होनी चाहिए वर्षा ऋतु में। चलिए आगे और जानकारी की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले लेंगे एक और छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहनों, खरीफ के मौसम में दलहनी फसलों की खेती जब की जाती है तो उसमें अनचाहे खरपतवार भी उगाते हैं, तो ज़रूरी होती है कि उनकी नियंत्रण किस तरह से की जाए। तो बहुत सारे किसान भाई बहनों को ये पता नहीं होता कि उसकी नियंत्रण किस तरह से करें। तो आज इसी के बारे में हमें जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर SN चौधरी, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी सैयद मासूम अहमद। किसान भाई नमस्कार। खरीफ मौसम सामने है। इस मौसम में आप सब तरह तरह के फसलें लगाते हैं। इनमें मुख्य खाद्यान्न फसलों में दलहनी फसलों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और किसान भाई काफ़ी मात्रा में इनकी खेती करते हैं। तो दलहनी फसलों की बेहतर खेती और इसकी खेती में विस्तार के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर SN चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले चौधरी साहब ये जानना चाहेंगे कि इस मौसम में दलहनी फसलों का क्या महत्व है? दलहनी फसलों का सर्वदा बहुत ही ज़्यादा महत्व है।
गरीबों के लिए प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत दाल है। खेत के लिए उर्वरा शक्ति बढ़ाने का सबसे सस्ता स्रोत दलहन की खेती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब वर्षा होती है तो वर्षा जल नीचे की ओर प्रवाह कम करते हैं और ढलान की ओर बह जाते हैं। यदि आप दाल की खेती करते हैं तो दाल हमेशा जहरी गर वाली होती है, जिससे कि नीचे की परत को तोड़ता है और पानी का रिसाव ज़मीन के नीचे अधिक होती है, तो ज़मीन का जल स्तर भी बढ़ता है। ये दाल की खेती है। दाल की खेती में जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया एक गांठें बनाती हैं। जितनी अधिक गांठें होगी उतना ज़्यादा अच्छा उपज भी होगा। कहते हैं कि दाल की खेती करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और दाल की आवश्यकता किसानों के लिए भी है, सब प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। मेडिकल साइंस के अनुसार 140 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को दाल मिलनी चाहिए, तो शरीर में जितने प्रोटीन और ताकत की कमी है तो कमी कभी नहीं होगी। लेकिन खेती को कम रुझान या किसी और कारण से उपज में कमी होने से किसान विमुख होते जा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि दाल की खेती को बढ़ावा देना चाहिए। सिद्धांत ये भी है कि 2 ऊपरी जड़ वाली धान गेहूं या धान सरसों के बीच में एक दलहनी फसल, चाहे वो दाल की खेती हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दलहनी चारा हो, इसकी खेती होनी चाहिए। दाल फसलें अपने लिए तो नाइट्रोजन बनाती है, साथ के फसलों को भी, अगर सीरियल्स या धान्य फसलें जैसे मकई हो गया, मकई है, मड़वा है, धान है, इसको भी साथ में यदि आप बोते हैं उसको भी नाइट्रोजन देगी और आने वाले फसल के लिए भी नाइट्रोजन छोड़ के जाती है। ये दलहनी फसल की विशेषता है। इसलिए दलहनी दाल की खेती किसान को अवश्य करनी चाहिए। और खरीफ मौसम में अरहर की खेती, अरहर, उड़द और मूंग, ये 3 फसलें किसान प्रायः लेते हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अरहर तो निश्चित रूप से किसान लेते हैं और उड़द और मूंग की खेती भी किसान कर रहे हैं। इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए उन्नत किस्म का चुनाव करना अत्यंत ही आवश्यक है। अरहर के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो मध्यम अवधि वाली किस्में हैं, जैसे मारुति, आशा, लक्ष्मी, बिरसा अरहर 1, इन किस्मों का चुनाव किसान करें। हालांकि जो बहुत किसान जो है लंबे अवधि वाली, यानी कि जो चैत माह, मार्च अप्रैल में जो कटने वाली किस्म है, उसको भी पसंद करते हैं। तो उसमें बहार, पूसा 9, चमत्कार MAL 13, जिसका दूसरा नाम है चमत्कार, ऐसे किस्मों का, या नरेंद्र अरहर 1, नरेंद्र अरहर 2, नरेंद्र अरहर 3, पंत अरहर 2, इन किस्मों का किसान को चुनाव करना चाहिए और तो अच्छी उपज मिलेगी। उड़द में उत्तरा बहुत अच्छी मानी गई है। IPU 94-1 नाम से भी इसको जानते हैं। तो उत्तरा, PU 19, PU 30, PU 31, PU 35, DPU 1, इन किस्मों का किसान चुनाव करे। मूंग में सम्राट, पूसा विशाल, SML 668 ताइवान, ऐसे किस्मों को चुनाव करें। पंत मूंग 2 भी अच्छी देख गई है। पंत मूंग 2, पंत मूंग 3, पंत मूंग 4 और पंत मूंग 5, ये किस्में मूंग की अच्छी मानी गई है। मुझे कहना पड़ेगा कि सभी मूंगों के लिए कुछ सिद्धांत एक समान होते हैं। खेत का चुनाव में किसान को ध्यान रखना, खासकर खरीफ मौसम में, कि खेत ढालू हो, खेत में पानी जमने नहीं पावे, इसलिए खेत का ढालू होना आवश्यक है। यदि किसान को लगे कि मेरा खेत उतना थोड़ा समतल है, पानी निकलने में दिक्कत होती है, तो 3 से 5 मीटर की चौड़ाई में जिधर पानी निकलने की संभावना बनती है उधर एक नाली बनाते जाएं, तो जो एक्सेस अतिरिक्त पानी होगी वो अतिरिक्त पानी उस ड्रेनेज से बाहर निकलते रहेंगे, आपके फसल सुरक्षित रहेंगे। चौधरी साहब, आपने खरीफ दलहनी फसलों की उन्नत किस्मों के बारे में और ज़मीन के खेत की तैयारी के बारे में बताया, काफ़ी अच्छी जानकारी थी। इससे पहले ये जानना चाहेंगे चौधरी साहब कि इनकी खेती का, इनके बुआई का उपयुक्त समय कौन सा होता है? अभी तो दाल की खेती का उपयुक्त समय 15 जून से 30 जून उपयुक्त मानी जाती है। लंबे अवधि वाली अरहर को आप 6 जून से लेके 30 जून के बीच में लगाएं। 7 जुलाई तक भी आप बुआई कर सकते हैं। जो मध्यम अवधि और कम अवधि वाली किस्में हैं वो आप 15 से 30 के
जून के बीच में बुआई कर दें। बीज की मात्रा 8 किलो प्रति एकड़ होती है, 320 ग्राम प्रति कट्ठा लोकल अगर कहें तो लोकल भाषा में भी बोलना चाहिए ताकि जो बहुत पढ़े लिखे किसान नहीं होते हैं वो उसको समझने में आसानी हो। तो 8 किलो प्रति एकड़ बीज की मात्रा रहती है तीनों फसलों में, चाहे उड़द हो, चाहे मूंग हो, चाहे अरहर हो। बीज उपचार करना आवश्यक है बुआई के पहले FIR विधि से। F यानी कि फंजीसाइड यानी फफूंदनाशक। सबसे पहले बेबिस्टिन फफूंदनाशक है, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करने के 2 दिन के बाद कीटनाशक में क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC इस रसायन का किसान को प्रयोग करना चाहिए। 10 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से सीधे बीज में मिलाकर 3 दिन के बाद राइजोबियम जीवाणु खाद से बीज निवेशित करें। इसके लिए 200 ग्राम प्रति एकड़ राइजोबियम जीवाणु खाद की आवश्यकता पड़ती है। इस आधा लीटर पानी में गुड़ को घोल कर गर्म करके उसकी लेई बना लें। फिर पूरी तरह ठंडा होने के बाद उसमें राइजोबियम कल्चर को डालने के उपरांत बीज निवेशन करें। ध्यान रहे कि बीज निवेशन के 1 घंटा तक उसको छाया में सुखाया जाता है और उसके बाद 12 घंटे के भीतर में बुआई सुनिश्चित होनी चाहिए। तो FIR विधि से बीज उपचार करना अत्यंत आवश्यक है। इससे बीज जनित रोग, मिट्टी जनित कीट और से सुरक्षा होने के अलावा राइजोबियम जीवाणु खाद आपके मिट्टियों में संख्या बढ़ेगी तो दलहन की उपज बढ़ेगी, गांठें बनेगी। राइजोबियम जो है नाइट्रिफिकेशन की मेथड से, नत्रजनीय विधि से, वायुमंडलीय नत्रजन का स्थिरीकरण की विधि से पौधों को देते हैं। तो ये बड़ी उपयोगी तकनीक है, खासकर दलहन की खेती जब आप कर रहे होते हैं, इसको किसान को अवश्य करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब चौधरी साहब संक्षेप में ये बताएं कि इसमें खाद उर्वरक का प्रयोग कब किया जाए? देखिए, दलहनी फसल जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें राइजोबियम जीवाणु खाद है जो ये स्थिर करती है नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को। लेकिन शुरुआती दौर में जब उसके जड़ का विकास नहीं होता है तो शुरुआती दौर में रासायनिक खाद या कंपोस्ट का इस्तेमाल तो होनी ही चाहिए। रासायनिक खाद DAP खाद दलहनी फसल के लिए विशेष रूप से विकसित की गई थी। तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से DAP और 13 किलोग्राम पोटास दोनों को मिलाकर हर गड्ढा, मतलब जो किसान हल से जो बुआई के लिए खेत को खोलते हैं उसमें किसान को गिराना चाहिए। तो चौधरी साहब, आपने खरीफ दलहनी फसलों की खेती, इनके महत्व और इसके बारे में विस्तार से आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज की जानकारियों से भी आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। जाने से पहले आप हमारा पता लिख लें, जिससे आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। हम अगले अंक में फिर से हाजिर हो जाएंगे आप लोगों के लिए नई जानकारियाँ लेकर। जोहार।